आपने शेयर नहीं किया तो जम के शेयर कर दीजिए ताकि यहाँ पर बहुत स्टूडेंट आ सके। तो आप सबको हम फ्री में पीडीएफ भी दे सकते हैं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट रहेगा तो आपको पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगा, अगर कम स्टूडेंट रहेंगे तो फ्री में पीडीएफ नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से 1 नंबर में कहा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट क्या है, इसे काला कानून क्यों कहा गया, इसके बारे में देखिए। इसे काला कानून भी कहा जाता है और रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी तो 1919 में हुई थी, और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं। भारत में उठ रही राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए ब्रिटेन की संसद ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक दमनकारी कानून पारित किया। देखिए इसके बारे में थोड़ा समझिए कि भारत में क्या हुआ, एक राष्ट्रवादी की भावना उठने लगी। भावना मतलब समझते हैं ना कि कोई भड़काव भड़काव ये उठने लगे, और क्या किया, ब्रिटेन की जो संसद थी सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक दमनकारी कानून पारित किया, जिसमें क्या कहा गया, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया, और ये से रॉलेट एक्ट या काला कानून भी कहा जाता है। और इसका नारा जो था, नारा था वकील नहीं, मतलब कोई भी वकील नहीं। अगर मान लीजिए आपको कोई मर्डर कर दिया, ठीक है, और वह समय कोई वकील नहीं रहेगा, कोई दलील नहीं, कोई चीज़ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तथा कोई अपील नहीं, इसके बदले में जो आपको मर्डर किया उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यही कहा जाता है काला कानून में, इसे काला कानून कहते हैं। इसकी शुरुआत भारत में 1919 ईस्वी में हुई था। और आप जरूर बताइए 1919 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, ये भी आपसे बताएंगे कि 1919 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन बताए थे। इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। और ये आप बताइए कि ये क्वेश्चन आपको पढ़ने में कैसा लगा, बताइए अच्छा लगा ना। और आपसे पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट या काला कानून की शुरुआत कभी थी तो 1919 में, ये भी बता सकते हैं। आपको 1 नंबर इससे मिल गया। अगर आपके 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाते हो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक 1 नंबर कंप्लीट है, और इसे स्टार मार्क ले लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है। चलिए, कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार के पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो विशाल अनानागार मतलब अन्न रखने वाला स्थान, वह पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले उसको उत्तर विस्तार रूप में देना और एकदम छोटा सा शब्द में देना, जिससे जो हमारे कॉपी चेक करेगा उसको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, विशाल अनानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। क्या है, विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा क्या है, भवन है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो से मिला है। ये जो अनानागार है कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। स्नानागार भी कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। अनानागार और स्नानागार दोनों कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका उपयोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। किसका, तो कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में। किस लिए, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किसका, अनानागार का उपयोग किया जाता है। इसकी लंबाई 7572 मीटर, चौड़ाई 2286 मीटर है। इसका द्वार नदी की ओर खोलता है। और देखिए ये जो अनानागार का है ना, इसका जो द्वार होता है किस तरफ खुलता है, तो नदी की ओर तरफ से खुलता है। तो ये आपको एक कैसा क्वेश्चन लगा, बहुत अच्छा है। इसे स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया, इसे आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता के, इसमें से लगभग समथिंग 9 नंबर का पूछा जाता है हर साल। और आप चाहते हैं तो चैप्टर 1 बना हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो बोर्ड के लिए, तो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 9 नंबर अगर आपको चाहिए तो आप चाहिए तो चैप्टर 1 जाके देख लीजिए चैनल के पेज से भी। ठीक है, चलिए, और इसमें देखिए 3 नंबर में कि पिटक क्या है, इसके बारे में, पिटक क्या है और इनके बारे में विस्तार रूप से बताए। तो ये पिटक के भी भैया एक स्टार मार्क देते हैं, ये भी आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा चांस है। तो उधर देखिए पिटक, जिसका शाब्दिक अर्थ टोकरी होता है। क्या होता है, पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो टोकरी होता है। समझ गए। यह बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथ है। क्या है, यह बौद्ध धर्म के, आपसे पूछा जाएगा कि पिटक किसके धर्म है, तो बौद्ध धर्म के। ठीक है, ग्रंथ है। इसकी संख्या 3 है। कितनी है, इसकी संख्या 3 है, इसीलिए इसे त्रिपिटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपिटक। पिटक या बोले या त्रिपिटक बोले, दोनों में से आप किसी भी लिख सकते हैं। जिससे शुद्ध पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, अभिधाम पिटक हो गया। ये आप 3 बता दीजिएगा तो आपको 2 नंबर कोई भी नहीं रख लेगा। देखिए जितने बार का क्वेश्चन पूछा है उतना ही मैं जवाब दीजिएगा तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। आप देखिएगा जब एग्जाम दीजिएगा वहाँ पर लिखा रहेगा कि यथासंभव शब्दों पर ज़्यादा खासकर ध्यान दें, विद्यार्थी शब्दों पर ज़्यादा खासकर ध्यान दें, ये बोला जाता है। देखिएगा तब, और अपने भाषा में ही लिखे, ये भी बोला जाता है। तो आप अपने भाषा में भी लिखिए और शब्द लिमिट भी रखिए। नहीं कि पूछा 2 नंबर का, आप लिख दिए 5 नंबर का, तो ये आपके 2 भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपका टाइम जो वेस्ट होगा तो होगा ही। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और इसमें देखिए 3 नंबर में इसे स्टार मार्क, डबल स्टार मार्क लगा लीजिए। ये बहुत बार पूछा भी गया, क्या अभिलेख से क्या समझते हैं, अभिलेख क्या है, अभिलेख से क्या समझते हैं, अभिलेख के बारे में आप विस्तार रूप से दीजिए। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो अभिलेख के उत्तर देखिए,
प्राचीन काल में विभिन्न राजाओं क्या, प्राचीन काल में विभिन्न राजवंशों द्वारा अपने राज्य को पत्थर या ताम्रपत्र पर लिखवाने की कला को अभिलेख कहते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, एकदम मजेदार तरीके से दिए और कैसा लगा देखिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राचीन काल में जो एंसेंट काल है, एंसेंट पीरियड, जिस समय था वहाँ पर राजवंश होता, राजा वजा नहीं होता है, वो रहता था, ठीक है। और वह क्या करता था, अपने राज्य में, राज्य या देश हो गया, को पत्थर या ताम्रपत्र पर लिखवाना चाहते, मतलब कोई चीज़ अच्छा जब जगह रह गया उस जगह पर क्या करते थे, वह पत्थर या ताम्रपत्र पर कुछ लिखवाते थे, अपने विशेषताओं के बारे में लिखवाते थे, उसे को ही अभिलेख कहते हैं। ये कैसा लगा, बहुत बढ़िया। आगे चले और ये देखिए, इसे भी आप डबल स्टार मार्क मान लीजिए, बहुत बार पूछा गया। और महाजन पद किसे कहते हैं, ठीक है, इसमें जो ही क्वेश्चन लिया गया जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं कि आपके बकवास के लिए लिया गया। महाजन पद किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर देखिए, महाजन पद जिसका शाब्दिक अर्थ बड़े राज्य होता है, क्या होता है, महाजन पद जिसका शाब्दिक अर्थ बड़े राज्य होता है, अर्थात वह स्थान जहां लोग अपने कुटुंब क्या करते हैं, वह स्थान जहां लोग अपने कुटुंब, मवेशी व समुदाय के साथ मिलजुल कर रहते हैं, क्या करते हैं, वह समुदाय जहां पर जो मान लीजिए आप हो गए, आपके मम्मी पापा जो भी हो गए, वो जिसे इस हड़प्पा से मतलब सॉरी किसी को क्या बुला रहा है, देखिए ये कहा जा रहा है महाजन पद के बारे में, ठीक है। तो महाजन पद के बारे में जैसे आप हो गए, आपके मम्मी पापा हो गए, आपके भाई बहन जितने भी लोग हैं उसे क्या, और आपके गांव के जितने भी लोग हैं वह क्या करते हैं, वह स्थान जहां लोग अपने कुटुंब मवेशी मतलब जानवरों में, समुदाय मतलब आपके जितने भी समुदाय साथ मिलजुल कर रहते हैं, क्या करते हैं, साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसे ही महाजन पद कहते हैं। इसकी चर्चा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में हुआ है। और ये महाजन पद का जो है किस में चर्चा हुआ है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में दोनों में हुआ है, ठीक है। कैसा लगे ये क्वेश्चन आप जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए अंतर्विवाह, इतना ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप मान लीजिए, लेकिन ज़्यादा अगर कहिएगा तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा कम है, लेकिन आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अंतर्विवाह क्या है, तो एक समूह या एक गोत्र या एक जाति या एक स्थान पर निवास करने वाले स्त्री पुरुष के बीच होने वाला विवाह को हम अंतर्विवाह कहते हैं। देखिए एक ही समूह का हो, मतलब एक ही समूह, एक ही गोत्र मतलब जात हो गया, एक ही जाति मतलब गोत्र कुछ और होता है और जाति अलग हो गया। हमको गोत्र के बारे में थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, बट कुछ गोत्र में मतलब होता है कुछ, और जाति मतलब कोई एक जाति हो, ठीक है। एक स्थान पर निवास करने वाले, एक ही स्थान पर निवास करे, दूसरे स्थान पर नहीं, वाले स्त्री पुरुष के बीच होने वाले विवाह को अंतर्विवाह कहते हैं। जैसे एक लड़की है और एक लड़का है, वहाँ की एक यहीं पर घर है वो इसी स्थान पर, और एक लड़की क्या है, इसका गोत्र भी यही है और इसका भी गोत्र यही है, और जाति भी क्या एक है, ये भी जाति एक है, यहीं पर जो विवाह होगा इसे क्या कहते हैं, अंतर्विवाह कहते हैं। राइट, समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया। समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में थोड़ा सा भी आ रहा है तो क्या कीजिए, आप लाइक कर दीजिए। अगर लाइक नहीं करें तो बहुत कंजूस है। मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तब, अगर नहीं वीडियो लगा है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम चाहेंगे तो इससे अच्छा खासा और वीडियो लाएंगे कि आप मेरे पढ़ाने का तरीका खराब है तो आप हमें बोल सकते, सजेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को लेके, अष्टांगिक मार्ग में देखिए 8 मार्ग होते हैं, ठीक है, कि 9 मार्ग होते हैं, 1 2 3 4 8 मार्ग होते हैं, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग में कितने मार्ग होते हैं, 8 मार्ग होते हैं। देखिए अष्टांगिक आपके लग ही रहा 8 हो रहा है ना, कि बौद्ध धर्म के निम्नलिखित अष्टांगिक मार्ग है, इस प्रकार है या इस प्रकार है। इसके बारे में देखिए, सबसे पहले जो है आपके समयक दृष्टि, समयक वाणी, समयक संकल्प, समयक कर्म, समयक व्यवहार, समयक आजीव, समयक स्मृति, समयक समाधि। इसमें जो है ना किसके द्वारा है, ये बौद्ध धर्म के द्वारा है, ठीक है। उन्होंने द्वारा किसके अष्टांगिक मार्ग दिए थे, कौन, तो बौद्ध धर्म दिए थे, जिनमें से एक हो गया आपके, जरूर ये याद रखेंगे, जिसके लिए आपको इम्पोर्टेंट भी माना जाता है ये क्वेश्चन, तो आप जरूर इसे याद कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। और ये देखिए ये क्वेश्चन VVI मान लीजिए सबसे स्टार मार्क किसको हम लगा देते हैं, 3 गो स्टार मार्क लगेंगे, और इसमें आप जरूर इसे याद कर लेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे, इसके बारे में लिखे। चंपारण सत्याग्रह हुआ उसका क्यों कारण हुआ, इसके कारण बताइए। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था, ये राइट बताइए, 1917 में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और इसको सबसे पहले महात्मा गांधी को कौन बनाया था, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। कौन आए थे, महात्मा गांधी, किसके अनुरोध पे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। तो इसके बारे में देखिए, चंपारण सत्याग्रह के निम्नलिखित कारण थे, क्या थे, देखिए जो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ उसका कारण निम्नलिखित था, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंग्रेज भी आए और उनके द्वारा क्या किया, नील की खेती करवाने लगे और इस पर अत्याचार भी करने लगे, किस पे, तो किसानों पे। तो इन्हीं के बारे में समझेंगे। पहले देखिए
तीन कठिया प्रथा था। क्या था? तीन कठिया प्रथा। 3 कट्ठा में हो गया ना तो 1 कट्ठा या 2 कट्ठा ये लेते थे, क्या रहते इंग्लैंड, और किसान को थोड़ा सा ही मिलता था। नील्हों द्वारा किया जाने वाला अत्याचार, और जो नील्हों द्वारा, गोरे नील्हे कहते हैं ना, गोरे नील्हे, इन्हें जो अंग्रेज बोलते हैं, वो उसके द्वारा क्या कहा जाता था? किसानों पर अत्याचार किया जाता था। ठीक है, ये एक कारण हो गया, एक ये हो गया 3 कठिया प्रथा। और एक है ऊंची भू राजस्व का दर। ऊंची भू राजस्व का दर का मतलब समझे? टैक्स, कि उसे ना बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। किसानों को उपज का उचित मूल्य ना मिला। अगर मान लीजिए आप 10 कट्ठा ज़मीन में अगर अच्छा खासा इनकम मतलब उपजा रहे हैं और आपको 2 ही कट्ठा का मिला है, तो क्या आपके साथ उचित नहीं ना मूल्य मिला है? नहीं मिला। यही एक कारण 2, 3, 4 था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुआ था? ये 1917 में हुआ था। ये आप जरूर याद रखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह कब होता था? 1917 में। और किसके अनुरोध में हुआ था? तो ये हमारे महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। और किसके महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल बुलाए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपकी क्वेश्चन बहुत भी आई है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। और ताजमहल के बारे में भी थोड़ा सा खास कर पूछा जाता है, अब इसे याद रखें। ताजमहल पर टिप्पणी लिखें। और ताजमहल के बारे में कौन लड़का नहीं जानता होगा, ये बताइए। कौन लड़का नहीं जानता होगा? मेरे ख्याल से तो सभी के सभी जानते होंगे। थोड़ा मोड़ा हमें भी नॉलेज नहीं था, अब तो सबका होगा। ताजमहल के बारे में पता है कि नहीं? लड़का को तो खास कर ताज एक गाना भी, तीनों दिला दे बुर्ज खलीफा। ये तो बुर्ज खलीफा अलग है, ये ताजमहल है ना। चलिए इसके चलिए ताजमहल पर टिप्पणी लिखे। ताजमहल पर टिप्पणी लिखे तो ताजमहल मुमताज और शाहजहां की मकबरा है। देखिए ये जो है ताजमहल, और ये क्या है? ताजमहल किसका? मुमताज क्या है? ये इसकी शाहजहां की बेगम है, मतलब इसकी शादी लवर है। लवर समझते हैं आप? सभी लड़का लड़की समझते हैं। ठीक है, और आपकी उम्र भी ऐसा ही है। और ताजमहल मुमताज और शाहजहां की मकबरा है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। और इसके समझिए, ये ताजमहल कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। कौन से? आगरा में यमुना नदी के किनारे। कहाँ? यमुना नदी के किनारे है। इसका निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। आपसे पूछा जाएगा कि ताजमहल का निर्माण कौन करवाते? तो शाहजहां ने। और किसके लिए? तो मुमताज के लिए, अपनी याद में। एक गाना है बहुत अच्छा, लेकिन नहीं सुनाएंगे आपको। गाना है लेकिन सुनाएंगे नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में शाहजहां ने करवाया था। इसके वास्तुकार उस्ताद मोहम्मद लाहौरी था। इसे सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। यह दुनिया के 7 आश्चर्यजनक में से एक है। और इसके बता दें कि ये जो ताजमहल है, यह दुनिया के 7 आश्चर्यजनक में से एक है। कौन? तो ये हमारे ताजमहल। ये कहाँ है? तो आगरा में है, उत्तर प्रदेश के। और यह किस नदी के? तो यमुना नदी के किनारे। और इसके संस्थापक कौन है? तो ये हमारे शाहजहां ने बनवाया था। किसके याद में? तो मुमताज की याद में। ठीक है, ये क्लियर कैसा हो गया? बहुत बढ़िया। आगे चले। और ये आपके 10वें नंबर की, विजयनगर की स्थापना किसने व कैसे की? विजयनगर की स्थापना किसने व कैसे की? देखिए विजयनगर के बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कहानी, और ये क्वेश्चन अभी बहुत बार पूछा भी गया है। आप इसे स्टार मार्क जरूर लगा लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, इसे स्टार मार्क आप बहुत बार लगा लीजिए। ठीक है, इतना बार पूछा गया कि मत पूछिए। विजयनगर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, हर साल तो पूछा जाता है। 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कहा जाए विजयनगर की स्थापना किसने व कैसे की। ठीक है, तो इसके बारे में उत्तर देखिए। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण 2 भाइयों ने किया। किसने? 2 भाइयों ने, जिसका नाम था हरिहर बुक्का का नाम था। यह साम्राज्य 1336 से लेकर 1565 ईस्वी पूर्व तक अस्तित्व में रहा। और ये देखिए, ये जो विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 में हुआ था। ठीक है, और ये जो साम्राज्य अस्तित्व में रहा, मतलब वो रहा कब से कब? 1336 से 1565 तक ही रहा था। कौन? तो ये हमारे विजयनगर। और इसकी जो स्थापना हुई थी, मतलब इसके जो स्थापक थे हरि और बुक्का, ये कौन थे? ये दोनों भाई थे। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिए। और इसके विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो ये कृष्णदेव राय थे। ये भी आप लिख सकते हैं और आपको अच्छा लगा होगा। और अब एक बात बता देते, अगर आप देखिए, सॉरी यहाँ पर सेट 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कुछ गलत मिस्टेक है। यहाँ पर 3 आज हो गया है, तो आप सेट 4 आएगा। अगर आपने सेट 1, 2 नहीं देखे तो जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके देख लीजिए। क्योंकि हम आपको क्यों कह रहे हैं? देखिए आपको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देख लीजिएगा ना, तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा नंबर लाने से कोई भी नहीं कहे। हम कह रहे हैं कि अगर आप 10 सेट देख लेते हैं मेरा और आप एग्जाम दीजिए, आपको 90+ आना है तो आना है। ठीक है, 10 सेट देख लीजिएगा तब आपको 90+ आना है। ठीक है,
तो बहुत बढ़िया। अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा है आप ये कमेंट करके हमें बता सकते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, और बच्चे से कमेंट कर रहे हैं कि सर आगे लाइए, तो हमें अच्छा लगता है। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नए नए स्टूडेंट हैं और बगल में लाइक कर दीजिए। लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। और हो सके तो कमेंट कीजिए कि कैसा वीडियो लगा, और सेट 4 लाएँ या ना लाएँ। सेट 4 अब जल्दी आ जाएगा, और सेट 1 और 2 आप जाके देख लीजिए। और शेयर तो जरूर बनता है, 5 दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अब आप क्या है, सेट 4 ला रहे हैं, ठीक है। सेट 4 के लिए आप वेट कीजिए। बाय बाय।